अभी तक हम लोगों ने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म का विकास, नेशनलिज्म देशभक्ति राष्ट्रवाद का विकास के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नेशनलिज्म के विकास होने से पहले, देशभक्ति का विकास होने से पहले फ्रांस और यूरोप का क्या सिचुएशन था, किस अवस्था में थे। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फ्रांस और यूरोप में नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति यानी कि राष्ट्रवाद का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म के पहले, देशभक्ति के विकास के पहले एक क्विक समरी कर लेते हैं कि किस तरह से यूरोप में घटनाएं हुई और क्या सिचुएशन था। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद दो महत्वपूर्ण चेंजेस होते हैं। पहला, बॉर्बन डायनेस्टी जो फ्रांस में अब तक रूल करती थी उसकी समाप्ति हो जाती है, एंड ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी। और दूसरा, स्टेट जनरल के जगह पर नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया जाता है, नेशनल असेंबली, जिसके मेंबर्स अब इलेक्टेड होते थे, निर्वाचित होते थे, चुनाव किया जाता था। यहाँ पर एक बात है कि इसका इलेक्शन जो है एक्टिव सिटीजन करते थे। एक्टिव सिटीजन मतलब जिनके पास वोटिंग राइट थे, और यह वोटिंग राइट उन्हीं को मिलता था जिनके पास संपत्ति, पूंजी अधिक थी, पैसे अधिक थे, हायर क्लास के लोग थे। और दूसरा जो है पैसिव सिटीजन होता था। पैसिव सिटीजन, इसमें जो है लोअर लेवल के लोग सोते थे जिनका कि उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, पूंजी नहीं है, और साथ साथ महिलाएं, वीमेंस। तो यह जो लोअर लेवल के लोग थे जिनकी की लो इनकम थी और वीमेंस को वोटिंग राइट नहीं थे, राइट टू वोट नहीं था। तो 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो दो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है, नंबर 1 बॉर्बन डायनेस्टी की समाप्ति, और दूसरा स्टेट जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन, स्थापना, गठन। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपने इन आइडियोलॉजी को, जैसा कि फ्रांस में हुआ था, नेशनल असेंबली बन गया, लोगों को वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, राइट टू सिटीजन हो रहा है, तो डेमोक्रेसी हो रहा है, रिपब्लिक हो रहा है। तो इन सभी बातों को फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने फ्रांस के बाहर यूरोप के बाकी हिस्सों में भी फैलाने का, एक्सपैंड करने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। वे लोग यह मानते थे कि फ्रांस के बाहर यूरोप में नेशन स्टेट बनाने की प्रक्रिया, मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रांस की है, और इसके लिए फ्रांस की आइडियोलॉजी को यूरोप के बाकी हिस्सों में प्रचार प्रसार किया जाए, एक्सपैंड किया जाए। फ्रांसीसी रिवॉल्यूशनरीज के इन आइडियाज का यूरोप के बाकी हिस्सों में स्वागत होता है, वेलकम होता है, और लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि अब इनके देश में भी रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, राइट टू सिटीजन, जनता की भागीदारी होगी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में। तो यह सब बातें इनके भी देश में होगा, इसलिए यह लोग फ्रांसीसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और वेलकम करते हैं। और इसी कारण से फ्रांसीसी सेना जो है यूरोप के बाकी हिस्सों में जाती है और अपना अभियान स्टार्ट करती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हॉलैंड में, बेल्जियम में, जर्मनी में, इटली में और यूरोप के बाकी आदि आदि जगहों पर, हिस्सों में, और फ्रांसीसी सेना अपने आइडियोलॉजी को एक्सपैंड करती है। ऐसे समय में हम देखते हैं कि फ्रांस में नेपोलियन का राइज होता है, नेपोलियन का उदय होता है, और नेपोलियन जो है ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में एक मेजर चेंजेस करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करता है। नेपोलियन ने 1804 में, 1804 में एक सिविल कोड लाया जिसको कि नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। इस कोड में नेपोलियन ने सिटीजन्स के लिए बहुत सारे सुधार किए, जिसमें कि 3 मेजर चेंजेस थे। नंबर 1, एंड ऑफ प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, जन्म के आधार पर जो विशेष सुविधाएं मिली हुई थी उसकी समाप्ति। राइट टू इक्वलिटी, सभी सिटीजन्स को अब समान अधिकार मिलेगा। तीसरा, उसने प्रॉपर्टी के राइट को सिक्योर किया, राइट टू प्रॉपर्टी वाज सिक्योर्ड, संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित किया। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए, उसने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स बनाए और वहां पर सिस्टम को ज्यादा इफिशिएंट और रेशनल बनाया। वेट एंड मेजरमेंट में स्टैंडर्डाइजेशन किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, रेलवे नेटवर्किंग में उसने डेवलपमेंट किया।
इसी तरह से हम देखते हैं कि जर्मन स्पीकिंग रीजन में 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बनाता है, जिसमें हर स्टेट के लिए एक करेंसी होती है। इससे ट्रेड और कॉमर्स का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, और इस कारण से भी लोगों में इकोनॉमिक नेशनलिज्म की भावना आती है, देशभक्ति की भावना इकोनॉमी के आधार पर। नेपोलियन ने भी फ्रांसीसी रिवॉल्यूशनरीज के आइडियाज को फ्रांस के बाहर यूरोप के अन्य हिस्सों में एक्सपैंड करने का निर्णय लिया, और फ्रांस और उसके आइडियोलॉजी का, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यूरोप के बाकी देशों ने भी स्वागत किया, वेलकम किया, और उन लोगों ने भी अपने देश में जैकोबिन क्लब्स की स्थापना की। फ्रांस की आर्मी को यूरोप के अन्य देशों में हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी के नाम से स्वागत किया गया। हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का तोहफा देने वाले, गिविंग गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी के नाम से स्वागत किया गया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि अब फ्रांसीसी आर्मी उनके देश में आएगी और वहां पर रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स आदि जैसी व्यवस्था होगी, और लोगों को ओल्ड डायनेस्टी, राजवंश से, राजा रानी से छुटकारा, मुक्ति मिल जाएगा। इनिशियल डेज में नेपोलियन और फ्रांस की सेना का पूरे यूरोप में काफी स्वागत किया जाता है, परंतु बाद में स्थिति बदल जाती है और लोग नेपोलियन का विरोध करने लग जाते हैं। नेपोलियन के विरोध करने का 3 मुख्य कारण था। पहला कारण, इंक्रीज्ड टैक्सेशन, टैक्स में बढ़ोतरी। नेपोलियन ने जिन नए क्षेत्रों को जीता था वहां पर टैक्स को बढ़ा दिया था, इंक्रीज्ड टैक्सेशन। दूसरा कारण था सेंसरशिप का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंसरशिप। तीसरा कारण था कि नेपोलियन का और फ्रांस का यह मानना था कि पूरे यूरोप में न्यू नेशन के मेकिंग में, नए राष्ट्रों को बनाने में एक बड़ी आर्मी की, एक विशाल सेना की जरूरत है। इसके लिए यूरोप के बाकी हिस्सों से फ्रांसीसी सेना में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण भी लोगों में विरोध की भावना आई। इन सभी के अलावा हम एक महत्वपूर्ण कारण देखते हैं कि फ्रांस के और नेपोलियन का जो आइडियोलॉजी था कि यूरोप के बाकी हिस्सों में भी न्यू नेशन राष्ट्र बनाया जाए। इस कारण से उस समय यूरोप के जो 4 ग्रेट पावर्स थे, ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया, प्रसिया को प्रसा भी बोलते हैं, इन चारों ने मिलकर एक यूनियन बनाया, कॉमन फ्रंट बनाया, और इन चारों ने मिलकर के नेपोलियन के अगेंस्ट वार छेड़ दिया, युद्ध स्टार्ट कर दिया। इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय होती है और 1815 में 1815 में नेपोलियन का फॉल हो जाता है। नेपोलियन के फॉल के बाद 1815 में वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया में है, वहां पर यह 4 ग्रेट पावर्स ब्रिटेन, रसिया, प्रसा और ऑस्ट्रिया, यह चारों मिलते हैं, जिसका कि होस्ट ऑस्ट्रिया का ड्यूक या चांसलर मैटरनिक कर रहा था। यह लोग यहाँ पर बैठकर इस बात पर चर्चा करते हैं कि अब आगे यूरोप का भविष्य कैसा होगा, यूरोप को आगे कैसा बनाया जाएगा। चूंकि यह 4 जो है डायनेस्टी से आते थे, राजवंश होते थे, राजा रानी होते थे, इसलिए इन चारों ने मिलकर यह निश्चय किया कि अब आगे यूरोप में राजा रानी की सरकार होगी, अर्थात कंजर्वेटिव की सरकार होगी। कंजर्वेटिव यानी कि पुरानी परंपरा, पुरानी ट्रेडिशन, पुरानी व्यवस्था, पुरानी रूल रेगुलेशन को मानने वाले। एक लाइन में अगर समझिए, कंजर्वेटिव का मतलब जो कि राजा रानी वाला सिस्टम में विश्वास रखते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन लोगों के जीत जाने के बाद यूरोप में वापस जो है कंजर्वेटिव्स यानी कि मोनार्की, डायनेस्टी का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और वापस से राजा रानी वाला सिस्टम आ जाता है। तो हम देखते हैं कि 1789 के बाद जो राजतंत्र डायनेस्टी बॉर्नबॉन हटा दी गई थी, उसके जगह पे नेशनल असेंबली आती है। नेपोलियन के आने के बाद डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और वापस से ओल्ड डायनेस्टी को रीस्टैब्लिश किया जाता है। नेपोलियन जो है खुद जो है राजा बन जाता है, शासक बन जाता है, एम्परर बन जाता है। परंतु उसके फॉल के बाद हम देखते हैं कि 4 ग्रेट पावर्स ने पूरी तरह से यूरोप में डायनेस्टी सिस्टम, किंगडम सिस्टम की स्थापना कर दी। तो यह जो नेशनलिज्म की जो भावना जो आ रही थी, कभी डायनेस्टी बनता है, कभी नेशनल असेंबली बनता है, और यूरोप के बाकी हिस्सों में तो अभी तक डायनेस्टी ही थी, वहाँ पर तो इस तरह से नेशन की जो फीलिंग है वह तो था ही नहीं।
अब यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह से फ्रांस का आइडियोलॉजी लोगों के मन में आ जाता है और यहाँ से पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना, राष्ट्र की भावना का विकास होता है और कैसे नए नेशन स्टेट्स, न्यू स्टेट्स का निर्माण होता है। पर इन सभी को जानने से पहले हम यह देखते हैं कि लोगों में देशभक्ति की भावना का विकास कैसे होता है, नेशनलिज्म का विकास कैसे होता है और लोग किस तरह से एक देश, एक राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू करते हैं। मेकिंग ऑफ अ नेशन। मेकिंग ऑफ अ नेशन कहने का मतलब है जैसे आज के समय में हम लोगों के पास जो अधिकार है, राइट्स है, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, वोटिंग राइट है, इलेक्शंस है, राइट टू सिटीजन्स है, आदि आदि, ये सभी बातें कैसे आती है और किस तरह से नेशन स्टेट बनते हैं। अगर थोड़े शब्दों में समझें तो हम देखते हैं कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना के बाद वापस से फ्रांस में इसी बॉर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया जाता है, पुनः स्थापित कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डायनेस्टी का सिस्टम फिर से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि बीच में 1789 से 1815 के बीच में फ्रांस में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। नेशनल असेंबली बना, नेपोलियन ने सिविल कोड लाया जिसमें कि मानव को अधिकार दिए, राइट्स टू सिटीजन, प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स, आदि आदि बहुत सारी बातें की जिससे कि जनता की भागीदारी गवर्नमेंट मेकिंग में बढ़ी। परंतु यह 1815 के बाद वापस 1789 की स्थिति में वापस चला गया। अब यहाँ से हम देखेंगे जो आपके चैप्टर का मेन चीज है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यहाँ से देखते हैं कि नेशनलिज्म, राष्ट्रभक्ति का विकास कैसे होता है, प्रोग्रेस कैसे होता है और किस तरह से अब इन कंजर्वेटिव सरकार, कंजर्वेटिव लोगों के स्थान पे न्यू नेशन स्टेट बनते हैं। इसके लिए कैसे आंदोलन, विद्रोह, विरोध, रिवॉल्यूशंस, क्रांति किया जाता है और किस तरह से लोगों में देशभक्ति, नेशनलिज्म का विकास होता है और लोग न्यू नेशन स्टेट्स, मेकिंग ऑफ न्यू नेशन स्टेट्स, राष्ट्र राज्य बनने की ओर अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं। तो आपका चैप्टर का जो मूल आत्मा है अब यहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति का विकास कैसे होता है और यूरोप कैसे देश, नेशन या राष्ट्र बनता है और वहाँ के जनता को आज जैसे अधिकार, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, राइट टू सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स, वोटिंग राइट्स, आदि आदि कैसे मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूरोप में राइज ऑफ नेशनलिज्म, देशभक्ति का विकास कैसे होता है। यही आपका चैप्टर का मूल मंत्र है, आत्मा है। इस तरह से हम देखते हैं कि 1815 के बाद यूरोप में एक कंजर्वेटिव व्यवस्था, कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की स्थापना होती है और कंजर्वेटिव्स यानी कि जो ओल्ड सिस्टम, ओल्ड ट्रेडिशन, रिचुअल्स, रीति रिवाज, परंपरा, विश्वास, कल्चर आदि में विश्वास रखते थे। और यहाँ पर जब हम कंजर्वेटिव की बात करते हैं तो पुराने विश्वास अर्थात जो राजा रानी वाला सिस्टम है, डायनेस्टी का सिस्टम है, उसमें विश्वास रखने वाले लोग। तो 1789 के पहले भी कंजर्वेटिव थे और 1815 के 1815 के बाद भी कंजर्वेटिव थे। तो इन दोनों कंजर्वेटिव में क्या अंतर था? 1815 के बाद वाले कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव को रूढ़िवादी हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो रूढ़िवादी लोग थे 1815 के बाद, इनमें क्या अंतर था, यह किस तरह से 1789 के पहले वाले जो कंजर्वेटिव थे उनसे अलग थे। तो न्यू कंजर्वेटिव्स भी सोसाइटी में जो व्यवस्था थी, जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे, उसको बनाए रखने में विश्वास रखते थे। ये लोग भी ओल्ड डायनेस्टी, मोनार्की, चर्च वाला सिस्टम, फैमिली सिस्टम, सोसाइटी में जो हायरार्की है आदि सभी बातों में विश्वास रखते थे। परंतु 1815 के बाद वाले कंजर्वेटिव यह नहीं चाहते थे कि 1789 से पहले की जो व्यवस्था थी उसमें पूरी तरह से उसी तरह की व्यवस्था में वापस लौट जाए। उन्होंने यह महसूस किया कि नेपोलियन ने
जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, प्रशासनिक सुधार किए थे, उन सुधारों की मदद से मोनार्की, राजा, डायनेस्टी और मजबूत होगी और ये राजा का या स्टेट का पावर को और ज़्यादा अधिक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाएगी। एक मॉडर्न आर्मी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, डायनामिक इकोनॉमी में विकास, फ्यूडलिज्म यानी कि जमींदारी का अंत आदि जैसी बातों से ही स्टेट का या किंग का पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या मजबूत बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि न्यू कंजर्वेटिव ओल्ड कंजर्वेटिव के विचारों से इस तरह से अलग थे। यह नेपोलियन के रिफॉर्म्स को लाना चाहते थे, आर्मी को मॉडर्न बनाना चाहते थे, इकोनॉमी को डायनेमिक बनाना चाहते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना चाहते थे। यह लोग नहीं चाहते थे कि पूरी तरह से 1789 के पहले जो सिस्टम था उसमें वापस लौट जाए। इन लोगों ने यह महसूस किया कि इन रिफॉर्म्स की जरूरत है और यह रिफॉर्म इसलिए नहीं कि जनता को राइट्स मिलेंगे या जनता की भागीदारी मिलेगी, परंतु इसलिए कि इन सभी से स्टेट या फिर किंग को और ज्यादा ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। तो यह लोग सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रेड में, आर्मी में सुधार चाहते थे, परंतु राजा की ताकत बढ़ाने के लिए, राजा की शक्ति बढ़ाने के लिए। जबकि 1789 के पहले के जो कंजर्वेटिव थे उनके इस तरह के कोई विचार नहीं थे। वह लोग किसी भी तरह के रिफॉर्म्स या सुधार नहीं करना चाहते थे और वह लोग जिस तरह से सिस्टम चली आ रही थी उसी सिस्टम में रहना चाहते थे। तो यह बात न्यू कंजर्वेटिव को ओल्ड कंजर्वेटिव से अलग करती है और इस तरह से हम देखते हैं कि न्यू कंजर्वेटिव का एक थॉट प्रोसेस अलग था। वह मॉडर्न तरीकों को अपनाकर मोनार्की को, किंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति का निर्माण होता है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम लोग यह देखेंगे कि किस तरह से आइडियोलॉजी ऑफ फ्रांस, मतलब कि फ्रांस में जो आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी, रिपब्लिक का, डेमोक्रेसी का, राइट टू सिटीजन का, इसका किस तरह से यूरोप के बाकी हिस्सों में एक्सपैंड होता है, एक्सपेंशन होता है, प्रचार प्रसार होता है। एरिस्टोक्रेसी का किस तरह से रोल होता है और यह किस तरह से नेशनलिज्म की भावना को, देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ने में मदद करता है। एरिस्टोक्रेट यानी अभिजात वर्ग, जो हायर लोग थे, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, नोबल ग्रुप के लोग आदि आदि। किस तरह से न्यू मिडिल क्लास का उदय होता है और किस तरह से लिबरल्स यहीं से आते हैं। लिबरल्स यानी कि उदारवादी विचारधारा वाले लोग, जिनका कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट था कि राइट टू सिटीजन होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। आज के समय में देश में जो भी बातें होती है उन सभी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग, इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले लोगों को ही लिबरल्स कहते हैं। आगे हम लोग यह भी देखेंगे कि किस तरह से यह जो न्यू कंजर्वेटिव की सरकार है, इन लोगों ने क्या ऐसा कर दिया या इन लोगों ने ऐसा क्या काम किया कि जनता में नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना का विकास हुआ। चाहे यह विरोध के रूप में हो, प्रोटेस्ट के रूप में हो, परंतु लोग कैसे एकजुट हुए और किस तरह से नेशनलिज्म का विकास हुआ। हम लोग यह भी देखेंगे कि लिबरल्स के भीतर से ही एक न्यू ग्रुप का इमर्जेंस होता है, जिसको कि रिवोल्यूशनरीज बोलते हैं, क्रांतिकारी। जैसे कि इंडिया में भी आपने स्वतंत्रता आंदोलन, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय में सुना होगा, रिवोल्यूशनरी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव आदि आदि। इसी कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म, रूमानी कल्पना अर्थात कल्चरल मूवमेंट, सांस्कृतिक आंदोलन के तहत के अंदर किस तरह से नेशनलिज्म या देशभक्ति का विकास होता है और एक कॉमन नेशनल फीलिंग, कॉमन आइडेंटिटी का विकास होता है। हम लोग यह भी देखेंगे कि नेशनलिज्म के विकास में, देशभक्ति के विकास में किस तरह से सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन के लोग रिवोल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं, जिसमें कि दो प्रमुख रिवोल्ट जो है, एक है जो किसान विद्रोह है,
पीजेंट अपराइजिंग है और दूसरा जो है वीवर्स रिवोल्ट, बुनकरों का विद्रोह। इन सभी में हम लोग यह भी देखेंगे कि लिबरल्स लोग, उदारवादी लोग किस तरह से नेशनलिज्म का विकास करते हैं, किस तरह से रिवॉल्यूशन में, क्रांति में सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि हम आगे देखेंगे कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की घटना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।